गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 विषय हिंदी साहित्य पाठ्यपुस्तक कृतिका चैप्टर 2 शीर्षक मेरे संग की औरतें। इसकी लेखिका जो है वो मृदुला गर्ग जी हैं और इस चैप्टर का तीसरा भाग है। दो भागों में हमने मृदुला गर्ग जी के परिवार के बारे में, उनकी संग की औरतों के बारे में, उनकी प्रोग्रेस के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, सबके बारे में, उनकी वेशभूषा के बारे में, उनके बर्ताव के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, सबके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया। और उस नकुड़ हवेली की जो चोर का घुसना और दादी माँ का जगना, ये सारी, और चोर का मन परिवर्तन होना, ये सारी बातों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्रता आज़ादी के समय की बात। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया, जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया जा रहा था देश में 15 अगस्त 1947 के दिन, तो उस समय में बीमार थी दुर्योग से। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। उस समय मुझे टाइफाइड हो गया था और यह रोग जानलेवा माना जाता था, अर्थात जान को जोखिम में डालना पड़ता था इस रोग के सामने। यह रोग बहुत ही खतरनाक रोग था, टाइफाइड। तो उस समय इनको स्वतंत्रता सेना का जब जश्न मनाया जाता और देश की स्वतंत्रता का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय दुर्योग से यह बीमार थी। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन फिर भी टाइफाइड होने के बाद में भी डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि आप न जाना जश्न में। लेकिन मैंने रोने धोने, मैंने खूब रोई, क्योंकि मुझे जाना था, जश्न में सम्मिलित होना था। मुझे आज़ादी का जुनून था, आज़ादी के लोगों को देखना था, बहुत मेरे अंदर गर्व था। तो इसलिए मैं उस आज़ादी के जश्न को देखने के लिए जा रही थी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया, इजाज़त नहीं दी, क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे। और ऐसा कह रही, मेरे नाना के जो परम मित्र थे, जो डॉक्टर थे, मेरे जो डॉक्टर थे टाइफाइड का इलाज कर रहे थे, वो मेरे नाना के परम मित्र थे। उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी उनसे ज़्यादा नाना लगते थे। इसलिए हमारे पिताजी ने जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते बढ़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। जो सत्ताधारी लोगों से लड़ते झगड़ते थे मेरे पिताजी, वो भी इस समय चुप्पी साध गए थे। मैं बदस्तूर रोती कल्पती रही, और मैं रोती कल्पती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? क्या कोई बच्चा उसकी एक इकलौती गुड़िया के जाने पर, इतना इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया नहीं हुआ? इतनी मैं रो रही थी उस आज़ादी के जश्न के लिए, उस जश्न में सम्मिलित होने के लिए। मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी। उस समय की बात कर रही है जब आज़ाद हुआ था, देश को स्वतंत्रता मिली थी। जब उस समय जश्न मनाया जा रहा था इंडिया गेट पर, तब मेरी उम्र 9 वर्ष की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। इतनी छोटी भी नहीं थी कि गुड़िया से खिलती, और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टर के किसी तर्क को मैं समझ सकूँ। बिल्कुल सही कह रही है यहाँ मृदुला गर्ग जी, बहुत अच्छा कह रही है। उस उम्र पर बच्चा नहीं समझ पाता है। बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है, समझदार होते चल जाता है, अनुभवों को प्राप्त करता है, लोगों के साथ में रहता है तो अनुभवों को प्राप्त करता चलता है। तो ये जो मृदुला गर्ग जी है वो बता रही है अपने बारे में कि मैं इतनी बड़ी नहीं थी क्या उनके डॉक्टर के तर्क को समझ सकूं, और इतनी छोटी नहीं थी कि मैं गुड़िया से खेलूं। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स काम राम जो उपन्यास पकड़ा गए, और तंग आकर पिताजी ने मना कर दिया, डॉक्टर ने भी मना कर दिया, और मुझे एक उपन्यास पकड़ा गए, पढ़ने के लिए दे गए, जिसका नाम ब्रदर्स का राम जोग था। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक का मतलब होता है शौक। इनको किताबों को पढ़ने का बहुत ही शौक था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे, और घर के सारे प्राणी पलायन कर चुके थे, केवल मैं रह गई थी पिताजी को छोड़कर। घर के, अर्थात पिताजी और मैं दोनों रह गए थे। सब लोग पलायन कर चुके थे आज़ादी के जश्न को देखने के लिए, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे। तो पिताजी मेरे थे वो, और मैं, केवल 2 ही घर पर मेंबर रह गए थे, बाकी घर से सब लोग जा चुके थे, और वो अपने कमरे में अध्ययन कर रहे थे। और मुझे काराम ब्रदर्स करके एक उपन्यास है, उसको पढ़ने के लिए पकड़ा गए थे। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा उड़ना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं।
लेकिन उसे पढ़ने के बाद में मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं रोने की मुझे फुर्सत ही नहीं मिल पाई, या मुझे दूसरा काम करने की फुर्सत, इतना दिलचस्पी था वो कि मुझे किसी दूसरी चीज़ की याद ही नहीं रही। उस वक्त ब्रदर्स कामारोल मुझे देने में क्या तुक थी, जब मेरी समझ में नहीं आया, किताब कितनी समझ में आई बस अब तक नहीं जानती। और मेरी समझ में यह नहीं आया कि वह किताब कैसी है, कितनी मोटी है, लेकिन मुझे पकड़ा गए थे। मैंने उसे दिलचस्पी से पढ़ा, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए। मैंने बहुत सारी पढ़ने की बहुत कोशिश की, और सब आपस में जो पाठ थे उसके अंतर्गत उससे गड्ढमड्ढ हो गए। कितना पहली बार मैं पल्ले पढ़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था। मैंने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, गड्ढमड्ढ हो गए सब पाठ, लेकिन एक पाठ मुझे अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो कि बच्चों पे जो अत्याचार होता है, अनाचार होता है, उसके बारे में वो चैप्टर था। मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था, वो पहली बार में ही कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, और हर उम्र तक मेरे वह पाठ मुझे याद दिलाता रहा। हर उम्र में मुझे वो पाठ याद आता रहा और मेरी जिंदगी को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वह कट गुलाब उपन्यास के कई अंश, इतने सारे इन्होंने लिखे थे। माझी की जन्नत और मन्नत, माझी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई, और मेरी जो चारों बहनें थी वो भी किसी भी हीन भावना का अपनी लाइफ में शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीग पर चलने से भी इनकार किए नहीं, और उनकी परदादी और नानी की सबकी परंपराओं को अपनाते हुए भी वो लीग पर चलने से इनकार करती रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी मेरी माँ ने, मेरी दादी ने, वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन थी। वह मैं नहीं थी, पहली जो बड़ी बहन थी, मृदुला गर्ग जी कह रही है, जो मेरी हम 5 बहनें थी, सब में बड़ी, मुझसे बड़ी बहन थी, उसका जन्म हुआ था। मंजुल भगत थी, जिसका नाम मंजुल भगत था। घर का नाम था रानी और घर का नाम रानी था। बाहर का मंजुल, लेखिका अवतार में हुआ मंजुल भगत, और लेखिका जैसे बनी तो उसका नाम मंजुल भगत हो गया। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। दूसरे नंबर की बात करनी है कि मैं थी, पहले नंबर की मंजुला भगत थी, मंजुल भगत थी, और दूसरी मैं थी। मेरा घर का नाम उमा था और बाहर का नाम मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम मृदुला गर्ग हो गया। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था, शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर उससे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पौगापंथी घुरघुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास कोई ढंग का जवाब नहीं था। लोग पूछा करते थे कि आप नाम क्यों बदलते हो, बचपन का नाम कुछ और है, बाहर का नाम कुछ और है, शादी के बाद में कुछ नाम और हो जाता है, ऐसा क्यों करती हो। लेकिन हमारे पास में कोई जवाब नहीं था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान नहीं होती देखा मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़। मेरे पिताजी से तो इतना लोगों ने कहा कि नाम बदलने से पेट नहीं भरा तुम्हारा, अर्थात 5-5 लड़कियों से ना होने से नाम नहीं भरा, तो आपने 2-2 नाम रख दिए इनके, अभी भी पेट नहीं भरा है क्या। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा, वह नहीं लिखती थी। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। वो नहीं पढ़ी, उन्होंने नहीं, वो लेखिका नहीं बनी थी। उन्होंने ये कहा कि लिखने वाले आप इतनी बहन हैं, आप जो लिखोगी उसको पढ़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए। खैर उसके बाद जब 4th-5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा, और जमाने की जब बात सुनी तो जो बाद की जो लड़की पैदा हुई 5वीं, पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा, और 5वीं लड़की उनका एक नाम रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव था।
मजे की बात तो यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजी, फिर उसमें जा फंसी और 2 ही बहनें बची रही, अचला और राजी भी फिर लेखन, वो भी लेखन करने लग गए हमारे साथ में। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले, और राजीव हिंदी में लिखता है। अचला जो है वो इंग्लिश में लिखती है, राजीव हिंदी में लिखता है। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है, और हम 4 लिखते हैं, जितने भी खानदान के लोग हैं हमारे द्वारा जो भी लिखा जाता है उसको सब पढ़ते हैं। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता, मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, और इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। अर्थात मेरी ससुराल में इसको कोई नहीं पढ़ता, मेरे परिवार में जरूर सब लोग पढ़ते हैं, रिश्तेदार सब लोग जितने भी हैं वो पढ़ते हैं। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे, और उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ा, लेकिन घर में मुझे किसी ने भी मेरी हिंदी भाषा की आलोचना नहीं करी। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेकर नहीं बनी। जो बनी है उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा से। 4 नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी कर जब गाड़ी उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती थी। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही और रेणु पीछे पीछे पसीने वतर खरामा खराम। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। और मुझे यकीन आ गया कि हाँ, कोई फ़ायदा बनना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, और उसने तरह तरह के तर्क दिए। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, नौकरी लग जाएगी आपकी, शादी कर पाओगी, शादी भी लग जाएगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी को तर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए। अर्थात रेणु मना करती है कि बीए से क्या हुआ, बीए करने से क्या फ़ायदा है, लेकिन फिर भी पिताजी की अनुमति के माध्यम से उसने खुशी खुशी कर लिया। यानी पास होने लायक नंबर लाकर सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे थी। सच बोलने में रेणु जो थी, इनकी बहन थी मृदुला घर की, वो सच बोलने में अपनी माँ से भी बहुत आगे थी। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इस भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। 3 नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम, उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे और उसके मित्रों के नंबर ज़्यादा। जो जिसका नाम चित्रा था, 30 नंबर की, उसकी पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, और दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में सोचना और इन सारी चीज़ों में रहती थी। पर अपने यहाँ सब चलता, उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से करेगी। और एक बार में उसने कोई लड़का पसंद कर दिया। जो चित्रा नाम की जो सिस्टर थी इनकी 30 नंबर की, उसने एक बार में लड़का पसंद कर दिया और उससे शादी करने का ऐलान कर दिया। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती हो। लेकिन वो लड़का भी दंग रह गया कि अर्थात वो उसके बारे में सोचता ही रह गया। जो चित्रा नाम की इनकी सिस्टर थी, जो पहली बार में लड़का पसंद कर लिया उसने, उस लड़के ने उसको देखकर कहा दंग रह गया, इसने पहली बार में कैसे मुझे। लेकिन उसकी एक संकल्प व्रत था कि जिसको वो एक बार सोच लेती, जिस काम को उसको करके ही छोड़ती है।
उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो रहता है, तो उसने बात आगे खींची नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए, और पहली मुलाकात में ही उस बंदे ने हथियार डाल दिए। तो इस प्रकार यहाँ यह आपका चैप्टर हो जाता है। अब इसके बाद में जो अगली क्लास जो अगला भाग है उसमें करेंगे। तो इस प्रकार ये बारी बारी से अपनी बहनों के बारे में, कितनी बहनें लेखिका हुई, कितनी बहनें ने बीए किया, किस किस ने किया, किस किस का नाम क्या क्या था, बचपन का नाम क्या था, थोड़ी देर बाहर का नाम, घर का नाम क्या था, बाहर का नाम क्या था, शादी के बाद में क्या नाम हो गया, कौन कौन से नंबर की जो बहन थी वो लेखिका बनी, किस नंबर की बहन थी जो लेखिका नहीं बनी, किस बहन ने बीए किया, ये सब अपने परिवारजनों के बारे में यहाँ इस प्रकार ये बता रही हैं मृदुला गर्ग जी। यहाँ तक ये चैप्टर हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में और जो भी अंश बचा हुआ है उसके करेंगे। यहाँ तक आपकी समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।